बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हमने एक्सप्लेन किया, लाइक वाटर, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ डिटेल डिस्कशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में बच्चे आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेडरल की बुक में है, और बार बार हर एक लेक्चर में तकरीबन मैंने ये कहा कि इस चैप्टर को आप फेडरल की बुक से पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि केपी की बुक में बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, और फेडरल की बुक में इसको बाकायदा डिटेल से लिखा गया है। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ सीखना होगा न्यूक्लियोटाइड। जनरली न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली डीएनए और आरएनए के लिए। इधर जो मेन डिटेल है हमारा वो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस इसमें कौन से हैं, डीएनए में कौन से, आरएनए में, एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जनरली न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ इट्स बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट इसका हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट इसका न्यूक्लियोटाइड है। बेसिक यूनिट क्या है इसका, न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है ये कंसेप्ट? अच्छा, गौर करें ज़रा। अब एक न्यूक्लियोटाइड को अगर आप उठा के देखें तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी। This single nucleotide contain a pentose sugar, यानी कि इसमें राइबोस शुगर होगा। ठीक है, पेंटोज शुगर है, राइबोस, और इसके साथ, अच्छा पहले इस राइबोस को ड्रा कर लेता हूं तो कार्बन 1 और 5 वो भी ज़रा क्लियर होगा तो आसानी से आपको समझ आ सकेगी। बिल्कुल गौर से देखना है आपने। एक पेंटोस शुगर, एज यू नो कि 5 कार्बन्स हैं इसमें, तो ये हमारे पास पेंटोस शुगर है, ये इसका कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, अब कौन से कार्बन पे क्या लगा है इसको ज़रा देखते हैं, गौर से देखें मेरी तरफ और इसको सीखें, बहुत ज़रूरी बातें हैं। इस कार्बन 1 के ऊपर, ये इसका कार्बन 1 है, तो इसके ऊपर नाइट्रोजीनियस बेस होगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेस, जनरली मैंने नाइट्रोजीनियस बेस लिखा। अब ये बेसिस अगर आप देखें तो इसको यहीं पे क्लियर करूँ कि नाइट्रोजीनियस बेसिस ये हमारे पास 5 तरह के नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। एडेनिन, गुआनिन, ये 2 बेसिस जनरली दे आर कॉल्ड प्यूरिन। इनको क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। देन द नाइट्रोजीनियस बेसिस में बी साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासेल, तो दे आर जनरली कॉल्ड पायरामिडीन। इनको पायरामिडीन बेसिस कहा जाता है। समझ आ गई यहाँ तक? अब इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थोड़ा सा इसको आप अलग कर लें। किस चीज़ को अलग करना है वो देखें। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 3 जो है, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 3 ये कॉमन है किस चीज़ में, एमसीक्यू का पॉइंट है, कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। बोथ डीएनए एंड आरएनए दोनों में ये 3 क्या है, ये कॉमन है। ये थाइमीन जो है ये सिर्फ डीएनए में होगा, और ये यूरासेल जो है ये सिर्फ किस चीज़ में होगा, ये आरएनए में होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? थाइमीन ये डीएनए में होगा और यूरासेल जो है ये किस चीज़ में होगा, ये आरएनए में होगा हमारे पास। क्लियर है? इस कार्बन 5 के ऊपर फॉस्फेट लगा होगा। ठीक है, फास्फोरिक एसिड है, जनरली फॉस्फेट को हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। तो अ न्यूक्लियोटाइड, अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ a pentose sugar, nitrogenous base and a phosphoric acid.
क्लियर है यहाँ तक? अब एक वर्ड यूज़ होता है, वो वर्ड है न्यूक्लियोसाइड। क्या वर्ड है? न्यूक्लियोसाइड। बच्चे आकर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर गलती कर बैठते हैं, तो आपने गलती नहीं करनी, गौर से देखें। न्यूक्लियोसाइड को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि न्यूक्लियोसाइड इज न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट, यानी इधर तवज्जो से स्क्रीन की तरफ देखें, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है ना, इसका अगर ये फॉस्फेट हटा दे, यानी नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये दोनों क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और फॉस्फेट जब आ जाता है तो फिर इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, द न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, और एक न्यूक्लियोटाइड को और एक्सप्लेन करूंगा जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो है हमारे पास डाई-डीऑक्सी। तो देखें, सबसे पहले अगर आप डीएनए का न्यूक्लियोटाइड देखें, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल गौर से स्क्रीन की तरफ देखें, ये हमारे पास इसका जो राइबोस शुगर है। बात करेंगे इस कार्बन 2 की। इस कार्बन 2 पे अगर यहाँ हाइड्रक्सल हुआ, कार्बन 2 पे अगर हाइड्रक्सल हुआ, तो बच्चे टोटल ऑक्सीजन इस केस में हमारे पास होंगे 5। आप दो बातें, दो एमसीक्यूज इधर क्लियर कर लें। डीएनए के पेंटोस शुगर में हाइड्रक्सल है कार्बन 2 पे, और इसमें टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 5 है। अब दूसरी बात करने जा रहा हूं, कंपेयर करें इसको आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से। इसको अगर आप देखें तो इस न्यूक्लियोटाइड में ये जो कार्बन 2 है, इधर हाइड्रक्सल की जगह क्या है? हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया है ना। तो ऑक्सीजन के रिमूवल को आपने क्या कहना है? डीऑक्सीजनेशन। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब फर्क क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। फर्क बच्चे ये है कि इन दोनों में एक ऑक्सीजन का फर्क है। डीएनए में 5 ऑक्सीजन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में फिर टोटल जो हमारे पास ऑक्सीजन होंगे, वो ऑक्सीजन कितने होंगे? वो 4 ऑक्सीजन होंगे। समझ आ गई ये बात? अच्छा, एक और तरह का न्यूक्लियोटाइड है जिसको कहते हैं डाई-डीऑक्सी, डाई-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसको भी आप सीख लें कि दिस न्यूक्लियोटाइड यूज फॉर टर्मिनेशन ऑफ चेन। जब आर्टिफिशियल सिंथेसिस जब हम करते हैं ना, जिस तरह आपने सेंगर और मैक्सिम जिल्बर्ट मेथड पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो बायोटेक्नोलॉजी में जब आप आर्टिफिशियल सिंथेसिस, यानी अगर आप सीक्वेंसिंग का प्रोसेस करते हैं, तो सीक्वेंसिंग में ये होता है कि आपको चेन टर्मिनेट करने के लिए एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है जो कि बॉन्ड ना बनाए। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, डाई-डीऑक्सी की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट डजंट मेक फास्फोडाईईस्टर। ये फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता। अब वजह क्या है? इधर मेरी बात सुनो गौर से। ये आरएनए वाला है ना, अच्छा, इसमें भी यहाँ हाइड्रक्सल है, इसमें भी यहाँ हाइड्रक्सल है, बट अगर मैं ऐसे करूँ कि इस ऑक्सीजन को भी रिमूव कर दूँ, देखें यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन को भी रिमूव कर दूँ तो ये हो जाएगा डाई-डीऑक्सी, यानी 2 मरतबा ऑक्सीजन को रिमूव किया है। क्या हो जाएगा? डाई-डीऑक्सी, 2 मरतबा ऑक्सीजन को रिमूव किया है। तो ये फिर बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि बॉन्ड सिर्फ तभी बनेगा जब कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या हो? हाइड्रक्सल अटैच हो, जो कि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया? तो ये न्यूक्लियोटाइड के हमारे पास क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर कौन सा है? आरएनए के अंदर, और डाई-डीऑक्सी, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड के क्लासिफिकेशन की तरफ। मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाईन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मोनोन्यूक्लियोटाइड अगर देखें, मोनोन्यूक्लियोटाइड
ज़रा गौर से देखें, ज़रूरी है। मोनो न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट एक होगा। कितने यूनिट्स होंगे? मोनो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास सिंगल यूनिट होगा, सिंगल यूनिट होगा। अच्छा, अब इस सिंगल यूनिट में देखें, मैं ऐसे कर लेता हूँ। जनरली आपने इससे पहले पढ़ा ना, राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन इज बेस। तो बेस में मैं एग्जांपल एडेनिन की ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा एडेनोसिन। अब देखिए इसमें कोई फॉस्फेट नहीं है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज़ में कि एडेनोसिन इज डैश, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, तो एडेनोसिन हमारे पास क्या है? वो न्यूक्लियोसाइड की एग्जाम्पल है। इस तरह इसकी जगह गुआनिन लगा ले, गुआनोसिन हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड है। इसकी जगह थाइमीन लगा ले, साइटोसिन लगा ले, सारे नाइट्रोजीनियस बेसिस है। तो ये हमारे पास एडेनोसिन देखें, ये एग्जाम्पल हुई किस चीज़ की? न्यूक्लियोसाइड की। अब इस एडेनोसिन के साथ में एक फॉस्फेट प्लस कर देता हूँ कार्बन 5 पे, तो इसका रिजल्टेंट बन जाएगा AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बन जाएगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं ऐसे करूं कि इसके साथ एक और फॉस्फेट प्लस करूं, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा ADP, और ये है हमारे पास एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर एक और फॉस्फेट प्लस करूं, ये हमारे पास रिजल्टेंट बन जाएगा ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिस पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं, एनर्जी करेंसी है। अब गलती आपने नहीं करनी बच्चे, इसको समझने लगते हैं कि ये सिर्फ मोनोन्यूक्लियोटाइड है और ये बाकी जो है इसमें डाई और ट्राई है, तो ये नहीं है। तो देखे बेटा, ये मोनोफॉस्फेट के लिए है, ये डाईफॉस्फेट के लिए है, ये ट्राईफॉस्फेट के लिए है। यूनिट्स तो चेंज नहीं हुए ना। डाई न्यूक्लियोटाइड तो तब होगा जब सेकंड यूनिट इसके साथ आएगा, ट्राई न्यूक्लियोटाइड तब होगा जब थर्ड यूनिट इसके साथ आएगा। अब इसके साथ यूनिट नहीं आ रहा, फॉस्फेट आ रहा है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? ऑल दीज थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसमें ये सबसे स्टेबल भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी भी क्या करेगा? ये रिलीज़ करेगा। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी ना, तो इससे 7.0 से 7.6 किलो कैलोरीज तक एनर्जी जो है ये रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है। इसको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जो हम बोलते हैं, जो चलते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे करते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करके देखते हैं ज़रा कि उससे हमारे पास क्या बनता है। गौर से देखें बिल्कुल। दो न्यूक्लियोटाइड्स को जब आप कंबाइन करेंगे ना, तो ये बनेगा डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डाई न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है और ये कंबाइन कैसे होगा? तो कुछ भी लिखने से पहले हम दो न्यूक्लियोटाइड्स बना के इसको कंबाइन करते हैं। ये कार्बन 1 पे एडेनिन लिख लें, ये फॉस्फेट। अच्छा, ये जो मैं एडेनिन लिख रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन कोई भी हो सकता है। अब ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, इधर सेकंड न्यूक्लियोटाइड, इधर भी फ़र्ज़ करें मैं एडेनिन लिख रहा हूँ, ये और ये फॉस्फेट। तो यहाँ इसके ऊपर कार्बन 3 के ऊपर इधर हाइड्रोक्सिल, और इसके पास भी यहाँ हाइड्रोक्सिल है, यहाँ इसके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। ये पहले भी आपको करा चुका हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत डिटेल से ये मैंने कराया था, बट यहाँ सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 3 कार्बन 5 वही बात है। इसका ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? वाटर। वाटर रिलीज हुआ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब हो गया तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड ऐसे बन गया है, P के ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये OC, यहाँ भी OC। तो एक फॉस्फेट दो बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है। मैंने पहले इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, ईस्टर, डाई ईस्टर, फास्फोडाई ईस्टर और फास्फो ईस्टर और पेप्टाइड, ये सारे डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। तो ये हमारे पास बन गया है डाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, कौन सा डाई ईस्टर? फास्फोडाई ईस्टर, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है? एक फॉस्फेट इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको क्या कहेंगे? फास्फोडाई ईस्टर लिंकेज इसको कहेंगे। तो आप याद रखिए कि जब दो यूनिट्स कंबाइन होते हैं, इसमें 1 फास्फो
डाई ईस्टर लिंकेज ये हमारे पास मौजूद होगी। क्लियर हो गई ये बात। इस तरह 3 न्यूक्लियोटाइड में 2, 4 न्यूक्लियोटाइड में 3, इस तरह चलते जाएं, नंबर्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट फार्मूले आपके पास हैं। अच्छा, डाई न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जब वाइटामिन मिलता है, डाई न्यूक्लियोटाइड के साथ जब वाइटामिन मिलता है, इसको कोएंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएंजाइम। ये कोएंजाइम ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी रह सकता है और रिड्यूस फॉर्म में भी रह सकता है। एमसीक्यू के लिए याद कर लें कि रिड्यूस कोएंजाइम जो है कि हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिड्यूस कोएंजाइम हमारे पास क्या होगा? ये सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड है हमारे पास। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में इसकी एग्जांपल पहले भी आपको दे चुका हूँ, डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस वाइटामिन। इसमें देखें ये NAD, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, फिर NADH2 निकोटेनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें ये N जो है ये निकोटेनिक एसिड है। क्या है? निकोटेनिक एसिड। इस तरह FAD जो है ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे पास डिफरेंट कोएंजाइम्स है। सो कोएंजाइम्स आर एक्चुअली द डिराइवेटिव ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। कोएंजाइम क्या है? डिराइवेटिव ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में DNA और RNA की डिफरेंसेस है। डिटेल से क्रोमोसोम एंड DNA के चैप्टर में आपको DNA का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है, DNA की रिप्लिकेशन भी पढ़ाई है, और हमने इससे पहले DNA और RNA की कुछ जो कंपैरिजन है वो भी देखी है। आप इस वक्त ये करें कि DNA और RNA की कंपैरिजन थोड़ी सी याद करें। जो भी मैंने न्यूक्लियोटाइड की कंपैरिजन की इसको याद कर लें, मैंने साथ में नाइट्रोजीनियस बेसिस की कंपैरिजन की, इसको याद कर लें। बाकी मेन जो इसमें आपके पास टॉपिक है वो न्यूक्लियोटाइड है, फिर उसमें न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड है और डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये मेन टॉपिक्स है। जो DNA रिप्लिकेशन की बात है और इससे पहले की जो हमने कंपैरिजन की वो इंतहाई ज़रूरी, उसमें डिफरेंसेस करना जो है वो ज़रूरी है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लें। इन द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, छोटा सा एक लेक्चर है, 2-3 हमारे पास पॉइंट्स हैं, बट उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि MCQs में आने वाली चीज़ है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स।